हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? 1857 की क्रांति। क्या है टॉपिक? 1857 की क्रांति। इससे पहले वाली क्लासों में अपन देख चुके हैं कि सॉरी कैसे कैसे अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीयों को प्रभावित किया। हमने पढ़ा है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के बारे में पढ़ा है, क्लाइव के द्वैध शासन के बारे में पढ़ा है, साथ ही साथ देखा है क्या अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली के बारे में, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, जिन सब के माध्यम से किसानों का शोषण हुआ है। साथ ही में पढ़े इस बारे में कि कैसे व्यापारी वर्ग का भी शोषण हो रहा है। अब इन सब नीतियों ने भारतीयों को बहुत ज्यादा आक्रोश में ला दिया है और सबका गुस्सा एक साथ निकलेगा कब? 1857 की क्रांति में। कब निकलेगा? 1857 की क्रांति में सभी भारतीयों का गुस्सा एक साथ निकलेगा, जिसने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दिया। ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दिया। अब क्रांति स्टार्ट करने से पहले देखते हैं फिर से कि क्रांति के कारण क्या है, इस क्रांति के कारण क्या थे और क्यों यह क्रांति असफल हुई। यही पढ़ेंगे कि क्यों यह क्रांति असफल हुई और कौन कौन से घटनाक्रम हुए इस क्रांति के दौरान। ये सब टॉपिक अपन डील करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं क्या 1857 क्रांति के पीछे के कारण क्या है। इस क्रांति के पीछे के कारण क्या है? पहला क्या आता है? राजनीतिकरण। हेडिंग डालिए 1857 की क्रांति के पीछे के कारण, और उससे पहला हेडिंग क्या है? राजनीतिकरण। इस क्रांति के पीछे के राजनीतिकरण। पिछले क्लास में देखा है डलहौजी की हड़प नीति के बारे में, साथ ही देखा है वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में। इसके बारे में आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, अगर किसी को भी दिक्कत है तो प्लीज इससे पहले वाली क्लास में देख लेना। ठीक है, वहां पर मैं एक्सप्लेन किया हूं कि डलहौजी की हड़प नीति क्या है, साथ ही साथ पढ़े क्या वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में। और इन दोनों नीतियों के कारण जो भारतीय शासक हैं उनके मन में क्या है? भारी असंतोष है अंग्रेजों के प्रति या फिर कंपनी के प्रति। अब इसी बीच क्या हो रहा है? मुगल बादशाह है। क्या है? मुगल बादशाह जो दिल्ली में शासन करते हैं। हालांकि अब इनके पास बहुत कम क्षेत्र है, लेकिन फिर भी इनको श्रेय मिलता है, मतलब इन्हें उपाधि क्या कि भारत के बादशाह हैं। ये भारत के बादशाह हैं ऐसा माना जाता है। ठीक है, मतलब क्या लोगों की आस्था जुड़ी है, उस पद की गरिमा है और अंग्रेजों ने उससे छेड़खानी की है। बोल रहे हैं क्या कि आपको मुगल बादशाह को बोल रहे हैं कि आपको लाल किला छोड़कर जाना पड़ेगा। जहां पर मुगल बादशाह निवास करते हैं उन्हें बोल रहे हैं क्या कि आपको लाल किला छोड़कर जाना पड़ेगा। कौन है? बहादुर शाह जफर सेकंड है। उन्हें बोल रहे हैं क्या कि आपको लाल किला छोड़कर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बात कही क्या कि बहादुर शाह जफर के जो उत्तराधिकारी हैं वो अब मुगल बादशाह नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? केवल और केवल राजा कहलाएंगे, मुगल बादशाह नहीं कहलाएंगे। ये घोषणा अब अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई है, जिसने भारतीयों में एक व्यापक पैमाने पर असंतोष पैदा कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं वहां पर अभी भी मुगल बादशाह की अच्छी खासी इज्जत है और लोग उन्हें पूजते हैं, और उनके साथ जब ऐसा व्यवहार कर रहा है तो ये भारतीयों से सहन नहीं हुआ, और जिसने शासक मुगल बादशाह के साथ जो आसपास के लोग हैं उनके मन में भी इनके प्रति द्वेष की भावना को जन्म दिया, अंग्रेजों के प्रति द्वेष की भावना को जन्म दिया है। अब इसी तरह पढ़ते हैं अगला प्रशासनिक कारण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अगला प्रशासनिक कारण पढ़ते हैं। ध्यान देना, किसी भी ऊंचे प्रशासनिक पद पर भारतीयों की नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। किसी भी ऊंचे प्रशासनिक पद पर भारतीयों को नियुक्ति का अधिकार नहीं दिया गया था। उन्हें प्रशासनिक पदों के पद से वंचित रखा गया। क्या रखा गया है? वंचित रखा गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो अंग्रेजों की न्याय प्रणाली है वो भी कैसी है? दोषपूर्ण है। उसमें नियम क्या कहता है कि कोई भी जो भारतीय जज है वो किसी भी ब्रिटिश नागरिक के मामले में कोई भी निर्णय नहीं दे सकता है। ध्यान देना, किसी भी भारतीय जज को यह अधिकार नहीं था कि किसी भी ब्रिटिश व्यक्ति के मामले में वह न्याय दे सके। मतलब कैसी है न्याय प्रणाली? दोषपूर्ण है, पक्षपात हो रहा है भारतीयों के साथ ही साथ इनकी न्याय प्रणाली बहुत ही खर्चीली है इनकी न्याय प्रणाली। अब जब न्याय नहीं मिल रहा है तो लोग क्या आएंगे? लोगों में गुस्सा है। ये भी एक कारण है कि क्यों सभी भारतीय गुस्सा एक साथ निकला इस क्रांति में।
अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? धार्मिक एवं सामाजिककरण, धार्मिक एवं सामाजिककरण। तबियत ठीक है आज। धार्मिक एवं सामाजिककरण, ध्यान देना, प्राचीन काल से ही धर्म के मामले में अगर कोई भी घुसपैठ होती है, धर्म में कोई भी छेड़छाड़ होती है, तो यहाँ टेंडेंसी है, यहाँ हमारे देश में टेंडेंसी है कि धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा हिंसा फैल जाती है, बहुत ज्यादा हिंसा फैल सकती है धर्म के नाम पर। और हालांकि इन लोगों ने, अंग्रेजों ने सुधार किया है, सुधार करने का काम किया है सामाजिक रूप से, लेकिन फिर भी भारतीयों को लग रहा है क्या कि ये जो है हमारे धर्म पर अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। और जब धर्म से छेड़खानी की गई तो बहुत सारे भारतीय मन में क्या है कि ये हमारा धर्म खराब कर रहे हैं, अब हमें ईसाई धर्म में परिवर्तित करेंगे। यही डर की भावना अपने धर्म के प्रति संकट उत्पन्न होने की भावना क्या है, इनको फोर्स करे कि आप जाए और अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह में शामिल हो। इसी कारण बहुत महत्वपूर्ण है धार्मिक एवं सामाजिककरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला क्या है, इस समय भारतीयों को नस्ली संबोधन के साथ बोला जा रहा है, ठीक है, मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन भारतीयों को नस्ली संबोधन के साथ पुकारा जाता था, और जो भारतीयों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, जो भी भारतीयों को अच्छा नहीं लग रहा है। अब उनके मन में क्या है, गुस्सा है कि ये जो है हम उनकी आर्मी में काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ये भारतीयों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब दो जेंटलमैन जिन्होंने भारत में अनेक कुरीतियां फैली, भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, और उस कुरीतियों को दूर करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया है, ठीक है। जो भारतीय समाज है उसमें बहुत सारी कुरीतियां हैं, और उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास अंग्रेज करेंगे, लेकिन भारतीयों को लग कर रहा है कि उनके धर्म पर अतिक्रमण हो रहा है। इसी कारण क्या है, उनके मन में विद्रोह की भावना आ जाएगी। देखते हैं कौन कौन से वो सामाजिक सुधार थे, ठीक है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सती प्रथा का उन्मूलन। पहला क्या है, सती प्रथा का उन्मूलन। ध्यान देना, हमको घाटा हुआ जब भी अंग्रेजों की बात करते हैं, उनके आने से हमको बहुत सारा घाटा हुआ है, उन्होंने भारत को लूटा है। लेकिन कुछ सामाजिक सुधार हैं, केवल इसीलिए पॉसिबल हो पाए हैं क्योंकि ये अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेजों ने ये पॉलिसी लागू की, इसी कारण ये पॉसिबल हो पाए हैं। वरना अगर किसी भी भारतीय शासक के द्वारा ये उन्मूलन किया थे तो फिर शायद जनता एक्सेप्ट नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि जनता में डर था अंग्रेजों का। इसी कारण ये जो कठोर कानून है ये सब लागू हो पाए हैं, ठीक है, ये सब लागू हो पाए हैं, क्योंकि यहां तक कि बादशाह अकबर भी सती प्रथा का उन्मूलन नहीं कर पाए, ठीक है। बादशाह अकबर स्वयं भी इस सती प्रथा का उन्मूलन नहीं कर पाए थे। कौन किया है, अंग्रेज किया। हालांकि भारत को भयंकर लूटे हैं, लेकिन कुछ सामाजिक सुधार इनके द्वारा किए गए जो कि ऐतिहासिक है। इनमें से पहला क्या है, सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन है, किया गया कब, 1829 में। कब किया गया है, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय जी ने अथक प्रयास किया। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए राजा राम मोहन राय जी ने अथक प्रयास किया है, और इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई है। ये आपको याद करना है। किसने किया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में, ठीक है। अब देखते हैं अगला, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ कब, 1856 में। कब लागू हुआ है, 1856 में। ध्यान देना, अभी डलहौजी भारत छोड़कर गया है, और वापस कौन आया है, कौन, लॉर्ड कैनिंग। कौन आया, लॉर्ड कैनिंग आया, वापस नहीं आया है, पहली बार आया है, ठीक है। डलहौजी गया है वापस, यहां कौन आया है, लॉर्ड कैनिंग आया है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी यहां पर महिलाओं की स्थिति के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, उनकी स्थिति में सुधार के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। और तभी इनके प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में क्या लागू किया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। उनकी मदद किसने की है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अथक प्रयास किए हैं। आपको ये दोनों पॉइंट याद करना है, ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट याद करना है। ये क्या था, सामाजिक सुधार था, जो भारतीयों के लिए अच्छा था, रिवॉल्यूशनरी था। लेकिन
उन्हें क्या लगा है, उन्हें धर्म में समाज में हस्तक्षेप लगा है, जिस कारण से जो कट्टर वर्ग है उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर दी है। ठीक है, जो कट्टर वर्ग हैं जिन्हें क्या लग रहा है धर्म में हस्तक्षेप है, उन्होंने अब अंग्रेजों के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर दी है। ध्यान देना 1813 में, 1813 में क्या है, चार्टर है, क्या है, चार्टर आया है। ठीक है, 1773 में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद ये प्रावधान किया गया कि हर 20 साल बाद क्या आएगा, चार्टर आएगा, क्या आएगा, चार्टर आएगा। उसी में से पहला कौन सा था, 1813 का चार्टर, क्या था, सॉरी 1773 में क्या बोला गया था कि हर 20 साल बाद चार्टर आएगा, क्या आएगा, चार्टर आएगा। और सेकंड चार्टर था क्या, 1813 का, 1813 में सेकंड चार्टर अधिनियम आया और उसमें एक प्रावधान किया गया, क्या, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी गई है, साथ ही साथ उन्हें प्रचार प्रसार करने की आजादी भी मिली है। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिली है, साथ ही साथ भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई है। जब इन्हें अनुमति मिल रही है तब ये भारतीयों को बहला फुसलाकर, ठीक है, इस समय भारतीयों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो भारतीयों को नागवार गुजरी है और इसने अनेक भारतीयों के मन में असंतोष पैदा कर दिया, कि आ रहे हैं और यहां पर हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। ठीक है, यही लोगों में असंतोष की भावना को जागृत करती है। ठीक है, अब इसी समय क्या हो रहा है, 1850 में एक कानून आया है, इसको हम लोग बोले क्या, लेक्स लॉकी कानून। क्या बोले हैं, लेक्स लॉकी कानून। ठीक है, लॉकी नहीं है, लेक्स लॉकी कानून। ठीक है, लेक्स लॉकी कानून, ये कानून बोलता क्या है, ध्यान देना। उस समय क्या हो रहा था, क्या कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना धर्म चेंज करता है तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, इस कानून के पहले यह बात फिक्स थी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना धर्म चेंज करता है, परिवर्तन करता है, तो उसे पैतृक संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। अब जब ये कानून कब आया है, 1850 में। ये कानून आया कब, 1850 में। इसमें बोला जा रहा है क्या कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को स्वीकारेगा, स्वीकार करेगा तो उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब सीधी सी बात है, ईसाई धर्म है उसे विशेष अधिकार दिया जा रहा है। और यही कारण बना क्या, लोगों में असंतोष। ठीक है, यही कारण बना क्या, लोगों में असंतोष की भावना जागृत होगी। समझ में आ रहा है क्या कि जो ईसाई धर्म है, जो अंग्रेज हैं वो ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि अन्य धर्मों को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं भारत में। ठीक है, जिसने हिंदू एवं मुसलमान धर्म के लोग हैं उनमें असंतोष की भावना को जागृत किया है। अब देखते हैं अगला सैन्यकरण। क्या देखते हैं अगला, सैन्यकरण। ठीक है, एक बार पढ़ा देख चुके क्या, भारतीय सैनिकों को भारतीय व्यक्तियों को साथ ही साथ सैनिकों को नस्लीय संबोधन के साथ पुकारा जा रहा था। ध्यान देना, जो ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिश सैनिक से ज्यादा भारतीय सैनिक काम करते हैं। ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिश सैनिक से ज्यादा भारतीय सैनिक काम करते हैं और इसके बावजूद भी उनके साथ भेदभाव होता है, उनको सैलरी कम मिलती है, खाना घटिया मिलता है, साथ ही साथ उन्हें नस्ली संबोधन के साथ पुकारा जाता है, जिसने भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना जागृत किया। साथ ही साथ एक अधिनियम आएगा, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। क्या है, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम भी अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया है। अभी अधिनियम है क्या, इससे बोला जा रहा है क्या कि किसी भी सैनिक को, जो भी सैनिक कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं, उन्हें कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब क्या है, भारतीयों को भारत छोड़कर ब्रिटेन भी जाना पड़ सकता है। ध्यान देना, भारतीयों को भारत छोड़कर ब्रिटेन जाना पड़ सकता है, मतलब क्या है, समुद्र से जाएंगे। कहां से जाएंगे, समुद्र से ही जाएंगे। और ये जो है उस समय एक मान्यता क्या है कि समुद्र पार करना क्या है, धर्म भ्रष्ट करना है। समुद्र पार करना मतलब धर्म भ्रष्ट करना, ऐसी मान्यता थी उस समय में। ठीक है, कि अगर कोई भी व्यक्ति समुद्र पार कर रहा है मतलब अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा है। और यही जो अधिनियम है भारतीय सैनिकों में असंतोष का कारण भी बनेगा। ये सब क्या है,
दीर्घकालिक कारण है। ये सब क्या है? दीर्घकालिक कारण है। इसके अलावा अपन देख चुके हैं आर्थिक कारण, ठीक है, पढ़े ना, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ चुके हैं। व्यापारियों का व्यापार भी खत्म हो गया, व्यापारियों का व्यापार भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ये सब अपन देख चुके हैं, उसको भी डाल लेना आर्थिक कारण, ठीक है। सैन्य कारण के बाद लेना अगला आर्थिक कारण। ये सब कारण क्या है? ये सब दीर्घकालिक कारण है। इस क्रांति के पीछे ये सब घटनाएं हैं, ये सब कारण है, ये सब जो कारण है एक साथ इन सब का गुस्सा का फूटेगा, इस क्रांति में फूटेगा। सब के सब परेशान हो गए हैं, कैसे भी करके अंग्रेजों को भारत से भगाओ। इसी भावना के साथ ये सब लोग जो पीड़ित हैं, सब के सब पार्टिसिपेट करने वाले कब? 1857 क्रांति में। ये सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं 1857 की क्रांति में, ठीक है। अब इन सब का गुस्सा एक साथ निकलेगा जब भारतीय सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? चर्बी युक्त कारतूस, ठीक है। अभी यहां पे रोकते हैं, कल पढ़ेंगे बाकी, ठीक है। थैंक यू क्लास।